मेरा कॉलेज यार छोटा है, तो ऑफ कैंपस ही था। ऑल्दो मेरे को ये जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि टीसीएस वालों का एग्जाम जो हो रहा है, तो उसके लिए मुझे कॉलेज के थ्रू ही पता चला था। एक चीज मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा यहाँ, काफी लोग ऐसे ये भी पूछते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम भी आते हैं क्या इंटरव्यू में टीसीएस के? नहीं, एक्चुअली वो ग्रेजुएशन प्रोफाइल था। अगर आप एक्सपीरियंस के साथ जाते हो, अगर आप मास्टर डिग्री के साथ जाते हो, देन दे वुड हैव आस्क्ड। सो हे गाइज, वेलकम टू द तुषार बड़ीवाल पॉडकास्ट। तो आज इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं यहाँ पर रेशमा मैम। कंप्लीट जर्नी वो यहाँ पर शेयर करेगी, कैसे उन्होंने बीसीए से टीसीएस कंपनी क्रैक करी। पूरा इंटरव्यू प्रोसेस हम समझेंगे उसके, तो कैसे यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग पे ध्यान देना है और किस तरीके से आप अपनी प्रोग्रामिंग को बेटर कर सकते हो। सो टॉपिक वाइज टाइम स्टैम्प्स मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, तो एक बार डिस्क्रिप्शन भी इस वीडियो को यहाँ पर चेकआउट कर लेना। तो करते हैं यार इस पॉडकास्ट को यहाँ पर स्टार्ट। Hello guys, I welcome today's podcast guest is Reshma Kodwani ma'am, and she is in TCS, and after BCA she decided to choose TCS, और आज ये आपको अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करेगी। तो स्टार्ट करते हैं उनके इंट्रोडक्शन से। So hi guys, thank you Tushar first for asking me to give a podcast and share my TCS journey with you on your channel. I'm so glad. और my name is रेशमा कोडवानी। मैंने my graduation is BCA। मैंने BCA complete किया था। Then अभी from 2 years I'm working in TCS as assistant system engineer। ओके, तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड लाइक कहाँ से आपने कॉलेज कंप्लीट करी? ठीक है, तो मैंने अजमेर से ही ग्रेजुएशन किया था, डिजाइन फॉल कॉलेज से। मैंने वहाँ से बीसीए कंप्लीट किया है। 2018 पास आउट हूँ मैं, और 2019 में मैंने टीसीएस ज्वाइन किया था। ठीक है, और अगर थोड़ा सा आप कोर्स करिकुलम बता पाओ कि किस हिसाब से, मतलब आपने कोर्स में क्या क्या पढ़ा था बीसी के? कि मेरा शुरू से ही जो था वो मेरा प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट था। मैं लैंग्वेजेस सीखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। तो स्टार्टिंग में आई थिंक फर्स्ट ईयर में कुछ सी लैंग्वेज आई थी, वहीं से स्टार्ट हुई थी यार प्रोग्रामिंग की जर्नी। उससे पहले मैंने कभी कोड नहीं किया था, बट ऑल्दो आई वाज सो इंटरेस्टेड इन प्रोग्रामिंग एंड ऑल दिस स्टफ, तो इसीलिए ही मैंने बीसीए चूज किया था। देन फर्स्ट ईयर में ये प्रोग्रामिंग स्टफ स्टार्ट हुआ था। आई थिंक सी था फर्स्ट ईयर में, एंड फिर सेकेंड ईयर में सी प्लस प्लस एंड जावा हुआ था, जो ऑब्वियसली सी के बाद सी प्लस प्लस आता है, एंड देन जावा सेकेंड ईयर में था। एंड थर्ड ईयर में आई थिंक डेटाबेस इन वीबी था। वीबी ऑल्दो कोई काम नहीं आता है, बट जो लास्ट ईयर का जो हमारा प्रोजेक्ट था दैट वाज ऑन वीबी। ओके। ठीक है, तो ये था प्रोग्रामिंग का पूरा बीसीए में जो मैंने सीखा था। जनरली बीसीए में वेब डेवलपमेंट सिखाया नहीं जाता, लाइक एचटीएमएल सीएसएस सिखा देते हैं, जावास्क्रिप्ट भी होता है, बट बैकएंड में जैसे नोड जेएस और ये सब सिखाया नहीं जाता। तो आपके कॉलेज में भी ये चीज आई गेस नहीं होगी? ऐसा है, वेब डेवलपमेंट ज्यादा नहीं था, बट थैंक्स टू माय कॉलेज, मेरे कॉलेज में एक्चुअली समर वेकेशंस नहीं होते थे। बेसिकली हमारे एग्जाम्स खत्म होते थे आई थिंक अप्रैल में या मई में, जब भी, हाँ आई थिंक मार्च में होते थे, मे बी मार्च में। जब भी एग्जाम खत्म होते थे उसके एक वीक के बाद ही हम कॉलेज ज्वाइन वापस से कर लेते थे, और तब हम कुछ न्यू चीजें एक्सप्लोर करते थे जो कि हमारे कोर्स करिकुलम से रिलेटेड नहीं होती। हाँ, वो तो एक्स्ट्रा उसी चीज। में ही मैंने पाइथन भी, तो उसी में ही मैंने जैसे इनिशियली क्या होता है कि फर्स्ट ईयर में सिर्फ HTML एंड CSS था। ठीक है, थोड़ा बहुत ही सेक्शन था CSS का। उसके बाद HTML4 आया था, HTML5 आया था। तो वो चीजें हमारे कोर्स करिकुलम में नहीं थी, तो तब हम ड्यूरिंग आवर कॉलेज आवर्स नहीं कर सकते। वो चीजें हमने हमारे समर वेकेशन में, बिकॉज ऑफ हम लोगों का कॉलेज कल्चर बहुत अच्छा था, तो हम लोगों ने वो सारी चीजें, मतलब एप्लीकेशन बनाई थी, वेब पेजेस बनाए थे। हम लोगों की बहुत सारी एप्लीकेशंस भी अपलोड हुई थी। आई थिंक मैंने उस टाइम भी बहुत सारी एप्लीकेशंस अपलोड करी थी, और मतलब इमेज गैलरीज एंड ऑल द थिंग्स, तो वो मैंने सारी चीजें बनाई थी। आई थिंक उस टाइम पे मैंने PHP भी सीखा था, बट नॉट जेएस नहीं था उस टाइम। लाइक हमने इतना उस चीज को एक्सप्लोर नहीं किया था। हाँ हाँ, नोड जेएस मतलब अभी 2019-20 में काफी पॉपुलर हुआ है। उस समय इतना नहीं था, या पीएचपी की डिमांड थी। और अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से तो पीएचपी को मतलब डेड माना जाता है। यू कैन हाँ, सो लाइक सिंटैक्स एंड ऑल द थिंग्स सेम होता है, जस्ट थोड़ा सा लैंग्वेज का नेम का डिफरेंस होता है, एंड सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बाकी अगर आपको थोड़े से चीजें आती हैं, लाइक हाउ टू राइट अ कोड, हाउ टू लाइक स्टार्ट एनी टैग एंड ऑल द थिंग्स, तो आप कर सकते हो। देन लैंग्वेज मैटर नहीं करती ज्यादा। हाँ ठीक है।
इसके अलावा मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, वो ये है कि जैसे कि काफी बच्चे होते हैं वो स्टार्टअप्स ज्वाइन करते हैं आफ्टर बीसीए, काफी लोग एमसी के लिए जाते हैं और काफी लोग सर्विस बेस्ड कंपनीज को ज्वाइन करते हैं। तो जैसे कि आपने सर्विस बेस्ड लाइक की टीसीएस को ज्वाइन किया, सो एनी पर्टिकुलर रीजन कि टीसीएस में ही जाना था, पहले से डिसाइडेड था? नहीं नहीं यार, मैंने 2-3 और इंटरव्यूज भी दिए थे, ठीक है, बट टीसीएस का वर्क कल्चर मैंने उसके बारे में बहुत पढ़ा था, और मेरे कॉलेज में बहुत सारे सीनियर्स थे जिनसे मेरा बात हुआ था, तो उन्होंने बोला था कि टीसीएस का कल्चर बहुत अच्छा है, और बेसिकली बीसीए वालों को टीसीएस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देता है। आई थिंक बीटेक वालों के लिए भी 1 वीक का या 1 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, बट बीसीए वालों के लिए इग्नाइट, टीसीएस इग्नाइट, ओके, वो चेन्नई में है ट्रेनिंग सेंटर। वहां पे बैचेस होते हैं, 6 मंथ के बैचेस एंड 3 मंथ के बैचेस, ठीक है। तो उसमें बहुत अच्छी वाली ट्रेनिंग होती है, और वो आपको बहुत कुछ आपको वहाँ पे एक्सप्लोर करने का टाइम मिलता है। मीन्स दे आर पेइंग यू बट दे आर टीचिंग यू ऑल्सो। तो वो एक काइंड ऑफ एक स्कूल ही होता है, स्कूल और कॉलेज वट एवर यू कैन कॉल इट। तो वो स्कूल जैसा ही होता है, जहाँ पे आपको सब सारे डायमेंशन को एक्सप्लोर करने का चांस मिलता है, और डिपेंड अपॉन आप उस ट्रेनिंग में कैसा परफॉर्म करते हो, देन आपको जाके वर्क कल लाइक आप जब एंटर होते हो, तो आपको कोई भी प्रोजेक्ट उसके बेस पे मिलता है। तो मेरा क्या रीजन था कि मैंने बीसीए के बाद सर्विस बेस्ड कंपनी को या टीसीएस को ज्वाइन किया, इट वाज द बिगेस्ट रीजन कि वहाँ का टीसीएस का, एक तो मैंने बहुत रीड किया था और मेरे सीनियर से सुना था कि उसका वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, वहाँ का ट्रेनिंग बहुत अच्छा है। अगर आप एक बार इग्नाइट के ट्रेनिंग जोन में चले जाते हो, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। अगर बीसीए वाला कोई भी ज्वाइन करता है कंपनी, तो आई थिंक इन्फोसिस का भी अच्छा है, उसका भी ट्रेनिंग जोन बहुत अच्छा है मैसूर में। और प्लस टीसीएस वाले जो होते हैं वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो टीसीएस का एक बीसीए वालों के लिए प्रोग्राम है कि वो उनके साथ ही आफ्टर ज्वाइनिंग बीसीए, इफ यू आर ज्वाइनिंग टीसीएस, तो उनका एक एमसीए प्रोग्राम होता है, एक शास्त्रा यूनिवर्सिटी से हम्म। अफिलिएटेड है टीसीएस, तो उनका एक प्रोग्राम होता है जहाँ से कि आप एमसीए कर सकते हो, ठीक है। तो आई थॉट इट वाज अ गुड ऑफर, मुझे एमसीए के लिए नहीं जाना चाहिए। और ऑल्दो मैंने इतनी सारी चीजें सीखी है मेरे बीसीए में, ठीक है, मेरी कोडिंग जो लैंग्वेज थी एंड ऑल द थिंग्स, मैंने उस पर वर्क किया था, मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे, ठीक है। तो मुझे लगा था कि एमसीए जाना का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आई हैव दिस नॉलेज, राइट, और मुझे पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री में ये नॉलेज कहाँ काम आ रही है। हाँ, सो यू आर तो मोर फोकस्ड टू प्रैक्टिकल वर्क। या करेक्ट, आई वाज मोर फोकस्ड टू एंड आई वांट टू इम्प्लीमेंट व्हाट द प्रोग्रामिंग एरियाज आई हैव लर्नड, आई वांट टू इम्प्लीमेंट इन द रियल वर्ल्ड। तो इसलिए मैंने टीसीएस ज्वाइन किया था। अच्छा, ठीक है। और जैसे कि आपका ऑफ कैंपस प्लेसमेंट लगा था या ऑन कैंपस लगा था, आपने अप्लाई कैसे किया था बेसिकली टीसीएस के लिए? मेरा कॉलेज यार छोटा है, तो ऑफ कैंपस ही था। ऑल्दो मेरे को ये जो इन्फॉर्मेशन मिली थी कि टीसीएस वालों का एग्जाम जो हो रहा है, तो उसके लिए मुझे कॉलेज के थ्रू ही पता चला था। कॉलेज मतलब हमारे रिक्रूटर्स जो कॉलेज एक कम्युनिटी है जो ये चीज संभालती है, रिक्रूटमेंट जो चीजें देखती है, उन्हीं के थ्रू हमको पता चला था कि एक एग्जाम होने वाला है टीसीएस के रजिस्ट्रेशन के लिए, जो लोग बीसीए को हायर कर रहे हैं, ठीक है। तो वहीं से मैंने अप्लाई किया था, देन मेरा एक एग्जाम हुआ था उसके लिए। अच्छा, तो बेसिकली आप ऑफ कैंपस गए थे? मतलब कॉलेज में बस पता चल गया था, या बट कॉलेज में बेसिकली कंपनी नहीं आई थी। मतलब ऑफ कैंपस ही जाना पड़ा था। नहीं नहीं, और इन्फॉर्मेशन तो कॉलेज के थ्रू आई थी, बट हाँ ऑफ कैंपस हाँ, था वो। हाँ, वो ऑफ कैंपस ही। तो बेसिकली आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या रहा? और अगला क्वेश्चन यही है कि राउंड्स कितने थे उसमें? जैसे एग्जाम हुआ उसके बाद कौन सा राउंड हुआ, सिलेक्शन कैसे हुआ, एचआर राउंड, टेक्निकल राउंड जैसे होते हैं हमारे? तो मैं थोड़ा डिटेल में ही बता देती हूँ, ठीक है। हाँ। तो फर्स्ट जो मेरा, एक्चुअली इसके 3 प्रोसेसेस थे, 3 स्टेप्स कह लो। तो फर्स्ट जो था कि मैंने रजिस्टर किया था, देन उसके एग्जाम के लिए मुझे एक डेट मिली थी, जो कि आप किसी भी आईएनओ सेंटर में या नियरेस्ट टीसीएस सेंटर में जाके वो एग्जाम देना था, ठीक है। उस एग्जाम में रिटन एग्जाम था बेसिकली, उसमें 4 सेक्शन थे। फर्स्ट था न्यूमेरिकल, सेकंड वर्बल था, और एक रीजनिंग सेक्शन था, और फोर्थ था कोडिंग सेक्शन, ठीक है। तो जो न्यूमेरिक वाला होता है, तो ये एप्टीट्यूड रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं उसमें, ठीक है। आई थिंक 15-20 एप्टीट्यूड क्वेश्चंस थे। देन रीजनिंग में सेम सेम 20 और 25 रीजनिंग क्वेश्चंस थे, ठीक है। और उसके बाद इंग्लिश वाला वर्बल सेक्शन था, उसमें इंग्लिश से रिलेटेड, मे बी वोकेबलरी से रिलेटेड, सेंटेंसेस से रिलेटेड, इस तरह के क्वेश्चन थे, जो कि इंडिया बिट से यार आप थोड़ा सा स्टडी करोगे तो आप इजीली उस चीज को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। हम्म। उसके बाद लास्ट राउंड था कोडिंग राउंड। कोडिंग में 2 क्वेश्चन आए थे। हाँ, 2 क्वेश्चन थे, आई थिंक 20-20 मिनट्स के 2 क्वेश्चन थे, आई थिंक 1.5 आवर का कुछ पेपर था वो पूरा टोटल।
तो उसमें शायद 20-20 मिनट्स के लिए हमको कोडिंग सेक्शन के लिए मिले थे, जो आई थिंक एरे और स्ट्रिंग रिलेटेड क्वेश्चन थे मोर ओवर, मेरे को जितना याद आ रहा है। तो आई थिंक यही था पूरा सेगमेंट की 4 सेक्शन से अराउंड 1.5 आवर का पेपर था। तो ये हुआ था फर्स्ट राउंड मेरा, ठीक है। Okay. उसका रिजल्ट अराउंड 1 मंथ के बाद आया था कि मेरा वो सेक्शन जो था फर्स्ट स्टेप मेरा क्लियर हो गया था, रिटर्न टेस्ट। उसके बाद जो सेकंड था उसके लिए मेरे को दिल्ली जाना पड़ा था, ठीक है। दिल्ली गई थी तो मैं किसी टीसीएस ऑफिस में ही गई थी इंटरव्यू देने के लिए। वहाँ पे अराउंड 250 और 300 कुछ लोग थे जो मेरे साथ इंटरव्यू देने आए थे, और सारे सेम प्रोफाइल के थे, बीसीए प्रोफाइल के थे, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड जो हमारा हुआ था वो था टेक्निकल राउंड, एंड उसके बाद हुआ था एचआर राउंड। तो यार बहुत टाइम लगा था, आई थिंक 3-4 घंटे तो लगे थे। हम वहीं पे बैठे थे ऑफिस कैंपस में, ठीक है। तो पहले तो वही डॉक्यूमेंटेशन चेक करना होता है एंड ऑल द थिंग्स, वो हुआ था आई थिंक 11-12 बजे के आसपास। फिर 1-2 बजे से हमारा टेक्निकल राउंड स्टार्ट हुआ था। तो मेरा जो हुआ था टेक्निकल राउंड आई थिंक 20-25 मिनट्स का हुआ था। तो बेसिकली क्या था कि उसमें उन्होंने मेरे से बेसिकली कोड लिखवाया, एक आई थिंक रिवर्स नंबर का कोड लिखवाया था, एंड दे वाज लाइक ज्यादातर यही ये आता है। वर्क कैसे कर रहा है, ये क्या स्टेप्स होते हैं इसके, आप उसको पूरा ड्राई रन करके मेरे को पेपर पे लिख के बताओ। तो मैंने उनको पूरा एक्सप्लेन किया था कि ये किस तरह से रन हो रहा है और हर स्टेप में बेसिकली क्या हो रहा है। अगर आप वाइल लूप रन कर रहे हो तो उसमें एक ही बार में 3 बार वो लूप रन हो रहा है, तो उसमें क्या क्या वैल्यूज आ रही है और वो कैसे रन हो रहा है। तो उन्होंने आई थिंक मैं थोड़ा सा मे बी स्टैमर कर रही थी और समथिंग, तो मैं थोड़ा स्टक हो गई थी, बट उन्होंने मेरे को काम किया था और ही वॉज वेरी सपोर्टिंग जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो उसके बाद उन्होंने मतलब वही मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया था पूरा, और फिर उन्होंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस और एरे से या फिर जावा से आई थिंक रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। आई थिंक मुझे याद नहीं है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस थे। जनरली एरे से रिलेटेड एंड जावा में पॉइंटर्स क्यों नहीं होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन। एक चीज मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा यहाँ, काफी लोग ऐसे ये भी पूछते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम भी आते हैं क्या इंटरव्यू में टीसीएस के? नहीं, एक्चुअली वो ग्रेजुएशन प्रोफाइल था। अगर आप एक्सपीरियंस के साथ जाते हो, अगर आप मास्टर डिग्री के साथ जाते हो, देन दे वुड हैव आस्क्ड, ओके। ठीक है। बाकी बीसीए प्रोफाइल के साथ इतना ज्यादा वो डीएसए के लिए इतना फोकस नहीं करते हैं। इट वाज नॉट दैट डीएसए ओरिएंटेड, बिल्कुल भी नहीं था आई गेस। ठीक है। बस ओके। ये बेसिक चीजें थी, एरे रिलेटेड क्वेश्चन थे, थोड़ा बहुत आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सपोजिंगली आप बोल रहे हो कि मुझे सी प्लस प्लस आता है या जावा आता है, तो उसके रिगार्डिंग बेसिक क्वेश्चन कि सी प्लस प्लस में अगर पॉइंटर होता है तो जावा में क्यों नहीं होता है, और अगर नहीं होता है तो उसकी जगह क्या होता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा उनसे मेरा डिस्कशन हुआ था। मतलब उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे और हम लोगों का डिस्कशन हुआ था उसके ऊपर। देन उन्होंने थोड़े बेसिक क्वेश्चन पूछे थे कि हाँ वेयर आर यू सीइंग आफ्टर 5 years इन द कंपनी। देन आई थिंक कंपनी का रेवेन्यू में से पूछा था। देन सीईओ का नेम पूछा था। तो ये जनरल डिस्कशन हुआ था, आई थिंक 20-25 मिनट्स था। और तो आप ठीक है, उसका एचआर राउंड का बता रहे थे कि सीओ के क्वेश्चन पूछे थे। हाँ तो ठीक है। तो एचआर राउंड से पहले भी मेरे को एक कोड लिखने के लिए व्हाइट पेपर पे कोड लिखना था, मैंने वो लिखा था। उसके बाद वो सेम पेपर लेके मैं एचआर राउंड के लिए उनके रूम में एंटर हुई थी। आई थिंक कैबिन वेबिन था अच्छा खासा। तो वहाँ पे मैं एंटर हुई थी और उनके पास मेरा पूरा डिटेल था, तो मुझे कुछ डेलिबरेटली बताने की जरूरत नहीं पड़ रही थी कि आप मेरा रेज्यूमे देखो एंड मेरा प्रोजेक्ट वर्क देखो एंड ऑल द थिंग्स। दे हैव ऑल द डेटा, और उनसे रिलेटेड उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछे थे, कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे थे जितना मुझे याद नहीं है, बट हाँ कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे थे। मेरी हॉबीज पूछी थी, मेरा कंपनी के लिए क्या इंटरेस्ट है, क्यों मुझे टीसीएस ज्वाइन करना है, ये सारे मेरे इंटरेस्ट पूछे थे उन्होंने। और उनके साथ भी कुछ डिस्कशन चला था। एंड देन उन्होंने मेरे को बोला था कि अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमसे पूछ सकते हो, बट डोंट अच्छा। आस्क कि आप मेरे को सेलेक्ट करोगे या नहीं करोगे, या मैंने कैसे परफॉर्म किया एंड ऑल द नहीं, थिंग्स, ऐसा नहीं इसका पूछना एक होता अच्छा है। जवाब, इसका एक अच्छा जवाब हम ये देख सकते हैं, पूछ सकते हैं उनसे कि आपकी कंपनी में हमको काम कौन सा करने को मिलेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम करने को मिलेगा, कौन से प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। तो इस टाइप का हम पूछ सकते हैं उनसे। बट जनरली हम कुछ कुछ बच्चे होते हैं वो करेक्ट पूछ रहे थे कि सैलरी कब बढ़ेगी, और ऐसे सवाल पूछ रहे थे। है। हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है। तो हाँ। मैंने भी कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था कि लाइक मैं किस डोमेन में एंटर होंगी, या मेरी जो डोमेन होगी वो क्या स्पेसिफिक होगी, मेरा वर्क कल्चर, वर्क एरिया क्या होगा, किस प्रोजेक्ट में मैं काम करूंगी। तो बेसिकली मैंने जैसे पहले भी बताया था कि हम लोगों का एक ट्रेनिंग एरिया होता है टीसीएस इग्नाइट में, जहाँ पे हमें 6 मंथ या 3 मंथ की ट्रेनिंग मिलती है, और उस पे आपका जैसा परफॉर्मेंस होता है उसके बेस पे आपको कुछ प्रोजेक्ट्स अलोकेट होते हैं। ओके। तो उन्होंने बोला था कि वो आपका ट्रेनिंग पीरियड आएगा, आप जैसे परफॉर्म करोगे देन आपको पता चलेगा।
हाँ, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने प्लेसमेंट की प्रिपरेशन करी होगी, तो कौन कौन सी स्किल्स पे आपने ज्यादा ध्यान दिया, कौन सी पे कम ध्यान दिया, और कितना टाइम आपको लगा कॉलेज में प्रिपेयर करने के लिए? देखो, जो प्रोग्रामिंग थी वो तो मैंने स्टार्टिंग से मेरे कॉलेज से स्टार्ट करी थी। जैसे मैंने बोला कि मेरा पहले कोई भी प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने कॉलेज में ही स्टार्ट की है मेरी प्रोग्रामिंग। तो मेरा जो स्टार्टिंग हुआ था वो सी लैंग्वेज से हुआ था। तो मैंने कॉलेज के साथ ही स्पीड अप पकड़ा था, स्पीड पकड़ी थी, और उसके साथ मैंने वन बाय वन प्रोजेक्ट किए थे उनके ऊपर। और जितने भी मतलब एक बेसिक सिंटेक्स से स्टार्ट करके कि सी का क्या सिंटेक्स होता है, ठीक है, प्रिंट एफ क्या होता है, से लेकर पूरा जावा एंड वीबी तक वो पूरा लर्न किया था। तो वो 3 इयर्स का एक अच्छा खासा लंबा प्रोसेस था। और बीच में जैसे हमारी कुछ समर वेकेशन जो होती थी उसमें भी मैंने कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स सीखी थी। तो ऑब्वियसली आपको कॉलेज करिकुलम पे पूरा पूरा ध्यान देना होता है। आप और लैंग्वेजेस पे मतलब और जो सब्जेक्ट्स है उन पे नहीं ध्यान दो तो भी चलेगा, हम्म। बट जो ये बेसिक अपने प्रोग्रामिंग के लैंग्वेजेस है, लाइक सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, वीबी है। वीबी ऑल्दो अभी काम नहीं आता है, बट फिर भी जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट जो मेरे टाइम पे था, मैं 2018 पास आउट हूँ, तो वो वीबी में हुआ था, ठीक है, नॉट वीबी डॉट नेट, वीबी 6.0 में हुआ था। तो मुझे उस पर भी मैंने काम किया था, ठीक है। उसके बाद जो आपकी ये वेब टेक्नोलॉजी, अगर किसी किसी का इंटरेस्ट होता है, जो जिनका वेब टेक्नोलॉजी में ज्यादा इंटरेस्ट होता है, लाइक सी एच टी एम एल सी एस एस एंड ऑल दस थिंग्स, तो उसमें भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। बट मेक श्योर कि आप अपने कॉलेज के टाइम को वेस्ट नहीं कर रहे हो। और जो भी डोमेन आपको अच्छा लग रहा है, अगर आपको प्रोग्रामिंग लग रहा है थोड़ी टफ है, आपको वेब टेक्नोलॉजी ठीक लग रहा है, तो आप वो फोकस करो। लेकिन एक कॉलेज में पूरा फोकस के साथ 3 साल आपको करना पड़ेगा वो चीज। हाँ, तो उससे तो आसान मैंने हो जाती है। एडिशनली तो उससे आसान हो जाती है। तो मैंने एडिशनली प्रोग्रामिंग के लिए तो कुछ नहीं मतलब किया था, जो इंटरव्यू प्रोसेस मतलब इंटरव्यू के लिए था। बट हाँ, जो ये अपना एप्टीट्यूड राउंड होता है, ठीक है, जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड वर्बल आता है, उसके लिए मैंने इंडिया बिक से थोड़ा प्रिपेयर किया था। मैंने टेस्ट दिए थे वहाँ पे कुछ जैसे 8 to 10 मेन टॉपिक्स होते हैं, उनको एक तो आइडेंटिफाई कर लिया था, फिर उनके ऊपर थोड़े लेक्चर्स देखे थे, ठीक है। और फिर उनके जो क्वेश्चन थे वो मैंने जाके इंडिया विक से जाके उनके जो 30-30 मिनट के टेस्ट होते हैं वो दिए थे मैंने। तो आई ये थिंक चीज वन फ्री थी? मंथ के लिए दिए। ये चीज फ्री थी या पेड? ये चीज फ्री है, फ्री है ये, ये तो हर इंडिया कोई विक पे फ्री है बिल्कुल। ये इंडिया विक फ्री चीज फ्री है, ठीक है। वहां से मतलब आजकल तो यार यूट्यूब पे, उस टाइम पे भी था ऑब्वियसली, 2 साल पुरानी बात है ये। तो सारे यूट्यूब पे चैनल्स थे, बस थोड़ा सा आपको एनालाइज करना पड़ता है। आई थिंक मैंने तो अपने सीनियर से गाइड लिया था, तो उन्होंने मेरे को थोड़ा गाइड किया था कि ये टॉपिक्स मेन होते हैं एप्टीट्यूड में, आपको ये देखने चाहिए। तो वो मैंने उनका एक लिस्ट बनाया था, और उन लिस्ट के अकॉर्डिंग पहले तो मैंने वीडियो लेक्चर्स देखे थे, और मैंने इंडिया बिक्स पे जाके ऑनलाइन टेस्ट दिए थे। तो उसने मेरे को थोड़ा हेल्प किया था। तीनों के लिए मैंने ये किया था, वर्बल के लिए भी, ठीक है, रीजनिंग के लिए भी किया था, और एप्टीट्यूड के लिए भी किया था, जो एप्टीट्यूड या न्यूमेरिकल जो होता है। और कोडिंग तो यार साथ में ही चल रहा था। ऑल्दो अगर आपको फोकस करना है तो मैं आई वुड सजेस्ट कि आप स्ट्रिंग के क्वेश्चन बहुत अच्छे से देख के जाओ। और आई थिंक नंबर रिलेटेड क्वेश्चन लाइक प्राइम, आर्मस्ट्रॉन्ग और रिवर्स नंबर एंड ऑल द थिंग्स, यहाँ से बेसिक क्लियर होता है तो आपको थोड़ा क्लैरिटी आने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद एरेज जो होते हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप रीड आउट कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ और मैंने इतना ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया है, और मेरे को सपोजिंगली 6 मंथ रह गए हैं आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में, और आपको कोई इंटरव्यू देना है, तो आप कुछ मेन टॉपिक जैसे एरे और स्ट्रिंग के क्वेश्चन बेसिकली देख सकते हो, तो वो आपको थोड़ा हेल्प कर सकते हैं। मे बी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो ऐसे होता है कि कभी कभी सिमिलर, जैसे ग्रिक फॉर ग्रिक पे जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां से उठ के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये दो वेबसाइट थी, एक तो ग्रिक फॉर ग्रिक से मैंने कोडिंग प्रिपेयर किया था थोड़ा बहुत, और कॉलेज प्रिपरेशन ऑल दो थी, और इंडिया बिक्स से जाके मैंने एप्टीट्यूड प्रिपेयर किया था। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे कि जैसे कि आप एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर गए हो, तो वहां पर आपको बताया नहीं कि आपकी कौन सी एक जॉब प्रोफाइल आपकी फिक्स नहीं है कि इसी में ही काम करना है। तो अभी मतलब आप कौन सी जॉब प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, और आपकी क्या रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? अभी मैं यार जावा डेवलपर हूँ, ठीक है। ऑल्दो मेरी ट्रेनिंग टाइम पे तो काफी सारी चीजें सीखी थी हमने, पाइथन भी सीखा था, एमएल भी सीखा था, ठीक है। बट उसके बाद जो मेरे को प्रोजेक्ट असाइन हुआ था, क्योंकि मेरा जो मेन इंटरेस्ट था वो जावा में था, तो मैंने जो अपनी जब मेरे को प्रोजेक्ट असाइन हो रहे थे, तो मैंने उनको एक स्पेसिफिकली उनको एक टॉपिक्स बताने पड़ते हैं अपने एचआर को, कि आप किस एरिया में एंटर होना चाहते हो। तो तब मैंने जावा के लिए इंटरेस्ट दिखाया था, तो मेरे को एक जावा से रिलेटेड प्रोजेक्ट अभी असाइन हुआ है, और मैं उसी में ही काम कर रही हूँ। जैसा कि आपने तो ज्वाइन ही यहाँ पर वर्क कल्चर के बेसिस पे किया है, तो मतलब कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा वर्क कल्चर को लेके? और अभी जैसे कोविड टाइम है, तो अभी तो शायद रिमोट है।
हाँ हाँ, अभी तो रिमोट हो गया था। आई थिंक मार्च से ही, लास्ट 2020 मार्च से ही ये रिमोट हो गया था, और तब से ही हमारा वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। तो ओके। काफी अच्छा है वर्क कल्चर यार, मतलब ऑल लाइक सारे जो एरिया है, जो एचआर हैं, ऑल दे आर सपोर्टिंग, ठीक है, बहुत अच्छा वर्क कल्चर है। आई वुड से कैंपस भी अच्छा है, कुछ कुछ कैंपसेस बहुत बड़े हैं, अगर आप चेन्नई में जाओगे तो उसका सिरिसिरी का कैंपस बहुत अच्छा है, ठीक है। तो और जैसे हमारा एक नाइट वाला कैंपस था, वो भी अच्छा था, कैंपसेस भी अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, वर्क कल्चर भी ठीक है, मतलब अच्छा है, दे आर सपोर्टिंग, ठीक है। और जैसे अभी कोविड का टाइम आ गया तो दे आर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए हमको बोला है, वैक्सीनेशन के लिए बोला है, तो टीसीएस इज वेरी सपोर्टिंग, वेरी वेरी सपोर्टिंग। तो वो आई थिंक 1.5 ईयर से अभी मेरा, हाँ 1 ईयर से, 1.5 ईयर से ऑलमोस्ट मेरा वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है। और ऑल्दो दे आर लाइक एचआर जो लोग होते हैं, वो दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग, लाइक एम्प्लॉय की हेल्थ के लिए वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव होते हैं। तो उन्होंने बोला है कि अगर आपको वैक्सीनेशन करवाना है, टेस्ट करवाना है, तो हम टीसीएस की पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हम इजीली, हम घर बैठे बैठे हमारा टेस्ट हो जाएगा। और अगर कोई अगर अमाउंट भी रियम्बर्स करवाना होता है, हेल्थ इंश्योरेंस एंड ऑल द थिंग्स, तो वो भी टीसीएस पूरा कवर कर लेती है। सो तो ये सारी चीजें थी जो मुझे। सो आपने हम्म। इनपुट का, इससे रिलेटेड थोड़ा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पर्क्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन टीसीएस। तो बेसिकली जैसे कि कुछ कुछ कंपनीज में कैब्स की फैसिलिटी भी मिल जाती है, अभी तो खैर वर्क फ्रॉम होम है। तो जैसे कि कुछ कंपनीज में वाईफाई की हाँ फैसिलिटी भी मिल जाती है कि वाईफाई का पैसा भी कंपनी देती है। तो ऐसा कुछ पर्क्स होते हैं यहाँ पर टीसीएस में। हेल्थ इंश्योरेंस तो आपने कवर कर ही दिया। हाँ हाँ, जैसे जैसे ही मेरा वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हुआ था, तो आई थिंक हमको इंटरनेट चार्जेस मिलना स्टार्ट हो गए थे। और कैश फैसिलिटी तो यार ऑफिस के टाइम पे थी, ठीक है। उसका आई थिंक मतलब जैसे जो लोग थोड़ा सा लेट, आई थिंक 8 to 10 में, मतलब जिनके ऑफिस आवर लेट है, उनको वो कैब फैसिलिटी फ्री थी। बाकी आप अगर आप मतलब आपको उसके लिए आई थिंक थोड़ा अमाउंट पे करना पड़ता है कैब फैसिलिटी के लिए। और आई थिंक ये थोड़ा कुछ प्रोजेक्ट बेसिस भी होता है, अगर किसी किसी के प्रोजेक्ट का जैसे बजट अच्छा होता है, तो उनको वो कैब फैसिलिटी भी मतलब फ्री में मिल जाती है, ऑल्दो इट इज पेबल। और हाँ, इंटरनेट चार्जेस तो यार हमको अभी तक भी मिल रहे हैं वर्क फ्रॉम होम करने के लिए। तो बस यही चीज पूछनी थी कि पर्क्स में ये सब इंक्लूडेड होते हैं या नहीं। तो बेसिकली मेरे सारे क्वेश्चन ओवर हो गए। एंड हम्म। कोई लास्ट मैसेज जो कि आपने, कोई कॉलेज का ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो, या कोई एक ऐसी चीज जो, क्योंकि अभी इस वीडियो को फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के स्टूडेंट देखने वाले हैं और ज्यादातर वो बीसीए बीएससी आईटी वाले हैं। तो क्या एक ऐसा मैसेज होगा कि ये चीज करनी चाहिए, बेसिकली डूज एंड डोंट, कि ये चीज करनी चाहिए और ये चीज नहीं करनी ओके, चाहिए। डू करने वाली, देखो सारी चीजें जो होती हैं, ऑब्वियसली अपन स्कूल से जब कॉलेज में एंटर होते हैं, तो सबको ये होता है कि अब कौन पढ़ाई करेगा, ठीक है। तो ये चीजें सबके लिए अप्लाई होती है, इवन मेरे लिए भी अप्लाई होती थी जब मैंने एंटर किया था, ठीक है। तो मैंने एज अ इंटरेस्ट वाइज एंटर किया था, क्योंकि मेरा प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट था, ठीक है। तो मैंने वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, तो मैंने एज एक्सप्लोर करने के लिए स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मेरे लिए वो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग जर्नी थी। तो मैं तो मतलब एक रिदम में चल रही थी, बट जो लोग मतलब कैसे भी ज्वाइन करते हैं, तो मतलब छोटी सी चीज है कि आप कॉलेज जाओ, मतलब उस वे से मत जाओ कि आप तो मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है। अगर जॉब नहीं चाहिए, अगर आई डोंट नो कोई और प्लान से, तो आपका चल सकता है। बाकी अगर आपको स्पेसिफिकली अगर किसी अच्छी कंपनी में वर्क करना है अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद, तो आपको यार और किसी सब्जेक्ट में ध्यान देना है या नहीं देना है, वो आपके ऊपर है। मतलब ऑब्वियसली वो मार्क्स पर डिपेंड करता है, अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए। बट अगर आपको अच्छी जॉब क्रैक करनी है अपनी ग्रेजुएशन के बाद, तो मैं ये एक चीज सजेस्ट करूंगी कि जितने भी प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट्स आ रहे हैं आपके, तो उन पे आप अच्छे से फोकस करो, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, या जो भी आपके सब्जेक्ट है। आई थिंक मैंने सुना है कि अभी कुछ कुछ जीसीए प्रोग्राम्स में पाइथन भी ऐड हो गई है। हो गई है, तो हमारे बेस्ट हमारे चीजें हो आप, गए, हमारे हो गई है। और अब आपके है अभी फर्स्ट। हाँ, यूनिवर्सिटी सेम ही है, तो मतलब आर्यन कॉलेज है हमारा, तो वहाँ पर भी वो चीज़ है। एमडीएसयू सेम यूनिवर्सिटी, डीकॉल और आर्यन कॉलेज का। तो एमडीएसयू का भी कोर्स चेंज हुआ है इस साल ही, और उसमें उसने पाइथन को इंट्रोड्यूस कर दिया सेकंड ईयर में। ओके, बहुत बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है, आपको हाँ। अभी से एक्सप्लोर करने का मिल रहा है। मतलब मैंने जाके ट्रेनिंग में एक्सप्लोर की थी वो चीज, हाँ। तो ठीक है। अभी तो मतलब यही है कि अगर आपका इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग में, तो आप प्रोग्रामिंग की तरफ फोकस हो, एटलीस्ट उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ो, और नॉट इन अ थ्योरी वे। नॉट इन अ थ्योरी वे ऐसा रहेगा कि आप कुछ क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हो, बट इन अ प्रैक्टिकल वे कि आप उसको अच्छा, एक और मेन चीज, अगर आपने इससे पहले कभी प्रोग्रामिंग नहीं करी है, आपका ये एंट्री लेवल है, सपोजिंग आप 11th 12th में आपके पास जो भी था, कंप्यूटर्स नहीं था, आईपी। या कॉमर्स बैकग्राउंड में, आईपी था हाँ। आपके पास, हाँ, मैं बता। आपके पास आईपी नहीं था,
हाँ तो उसमें और वैसे भी यार 12th क्लास की जो नॉलेज होती है वो इतना ज्यादा स्पेसिफिकली नहीं सिखाते, क्योंकि वहाँ पे 4-5 सब्जेक्ट और भी होते हैं, तो दे डोंट मोर फोकस ऑन द प्रोग्रामिंग पार्ट। तो वो जहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है प्रोग्रामिंग की, वो होती है कॉलेज से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो वो हर मतलब मैं एक सजेशन देना चाहूंगी कि आप किसी भी कोड को पहले डेस्कटॉप पे लिखने से पहले आप पहले उसको पेपर पे लिख के देखो कि क्या वो आपको जो लॉजिक है, सपोजिंगली रिवर्स नंबर का ही लॉजिक है, आपको वो समझ में आ रहा है कि वो नंबर कैसे रिवर्स हो रहा है। पहले आप उसके स्टेप्स लिख रहे हो, फिर उसमें आप वाइल लूप या फॉर लूप चला रहे हो, तो वो चीज कैसे हो रही है, तो उसको पहले पूरा पेपर में लिखो, फ्लो चार्ट बनाओ। या मैंने जब स्टार्ट किया था मैंने फ्लो चार्ट से स्टार्ट किया था, ठीक है। फ्लो चार्ट से आप उसको स्टार्ट करो, देन आप व्हाइट पेपर पे आप उसका पूरा कोड लिखो, देन उसको पूरा ड्राई रन करके देखो कि हर स्टेप में हो क्या रहा है, रिजल्ट कैसे आ रहा है। देन आप उसको डेस्कटॉप पे स्क्रीन पे लिखोगे तो भी आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, ठीक है। किसी भी आईडी में लिखोगे वो आपके लिए ईजी रहेगा, बहुत ईजी रहेगा अगर आपने पहले ही पूरा होमवर्क ये सारा कुछ कर लिया है। तो मतलब रश में नहीं जाना चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपको टीचर ने दे दिया या आपने कहीं पे पढ़ लिया या किसी वेबसाइट पे देख लिया, तो सीधा रन मत करो कि यार मुझे तो अब जाके डेस्कटॉप पे लिखना ही है, मैं तो कीबोर्ड उठाया और लिखना स्टार्ट कर दिया कि समझ में आ रहा है कि नहीं आई वो लॉजिक। पहले उसका कॉन्सेप्ट समझो कि क्या चीज हो रही है इसमें, फ्लो डायग्राम बना रहे हो या फिर आप उसको पेपर में कोड उसका लिखने का ट्राई कर रहे हो विद सिंटेक्स, क्योंकि यहाँ पे भी जैसे पाइथन में तो नहीं होता है कोई सिंटेक्स क्राइटेरिया, ऑल दो सिर्फ टैब से चलता है, इजी बट जावा में क्या होता है, करली ब्रेसेस होते हैं, करली ब्रेसेस होते हैं, सेमी कॉलन्स होते हैं, आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और लैंग्वेज टू लैंग्वेज प्रिंट स्टेटमेंट भी चेंज होते रहते हैं। सी प्लस प्लस में प्रिंट एप होता है, देन सी प्लस में सी आउट सीन होता है, देन जावा में जो भी होता है सिस्टम प्रिंट आउट एलन होता है जो भी। तो आउट। तो वो चीजें थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज हो रही है। हाँ हाँ, तो ये चीजें जो होती है प्रिंट स्टेटमेंट जो भी ये चीजें चेंज होती रहती है, बट द थिंग इज कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको पता है कि ये रिवर्स नंबर का प्रोग्राम कैसे रन होता है, आपको लॉजिक पता है, तो आप किसी भी लैंग्वेज में लिख लोगे। फिर आपको सिर्फ ये बताना चाहिए कि प्रिंट स्टेटमेंट इस लैंग्वेज में प्रिंट स्टेटमेंट क्या है। पाइथन में प्रिंट है, सी में प्रिंट एफ है, तो बस इतना सा फर्क होता है। बट अगर आपको लॉजिक आता है, लॉजिक पे अगर आपने काम किया, अपने कॉलेज में किया है, और यार कॉलेज में तो ये चीज है कि मैं तो कह रही हूँ सब करो, मैंने भी सब कुछ किया कॉलेज में, बट एक चीज प्लस पॉइंट ये था कि मेरा इंटरेस्ट भी था उसमें, और प्लस मैंने उस चीज को एक्सप्लोर किया अच्छे से। सिर्फ प्रोग्रामिंग सेक्शन को मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। कुछ कुछ जैसे मेरे फ्रेंड्स थे जिनको की वेब टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट था, तो उन्होंने वेबसाइट भी बनाई है, लाइक HTML CSS को ऐड करके, NPSP को ऐड करके। तो आप उस एरिया में, अगर आप उस डोमेन में जाना चाहते हो, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ओनली सजेशन है कि आप लॉजिक देखो, व्हाइट पेपर पे उसको लिखो, देन उसको कॉपी करो स्क्रीन पे। हाँ, अगर आप ये चीज फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए प्रोग्रामिंग बहुत फिर कुछ नहीं है। तो आपकी इस बात से मतलब मेरे को एक चीज याद आई कि जैसे हमारे कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं, तो वो अब जैसे MDS यूनिवर्सिटी है, तो हमारी कॉलेज में ऐसा है कि हमको नोटपैड पे कोडिंग कराई जाती है। तो बेसिकली हमारे को आईडी यूज करने के लिए मना कर रखा है कि आप IDE यूज नहीं कर सकते, जैसे कि सबलाइम टेक्स्ट और अपने ब्रैकेट्स हो गया, एटम हो गया, स्टूडियो विजुअल स्टूडियो कोड हो गया। तो कंपनीज में भी ऐसा कुछ होता है कि नहीं कि आप पर्टिकुलर यही IDE यूज कर सकते हो, या आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप कोई सा भी IDE यूज कर सकते हो? देखो यार, वो प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, ठीक है। वो प्रोजेक्ट में जो एप्लीकेशन वो लोग यूज कर रहे हैं, आपको वही आईडी यूज करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे मेरे प्रोजेक्ट में तो विजुअल स्टूडियो है नहीं, ऑल्दो मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए मैं जब एक्सप्लोर करती हूँ तो मेरे डेस्कटॉप में वो चीज है, ठीक है। तो तो आई थिंक ज्यादा डिफरेंस। हाँ, नोटपैड पे तो बेसिकली नहीं होता ना, मतलब ऐसे कि फोर्स थोड़ी करते हो कि भाई नोटपैड नोट पे। पैड पे तो नहीं, उस पे नहीं होते। हाँ बट देखो, तुमको कोड लिखने आता है तो आईडी सीखने में आई डोंट थिंक तुमको ज्यादा टाइम लगेगा, हाँ, नहीं आईडी की कोई दिक्कत समझ नहीं लो। है, बट जैसे कॉलेज में ऐसा बोलते हैं क्योंकि आईडी में क्या होता है, जैसे कि हमने इंटेलिजेंट आईडी है तो उसमें हमने सिर्फ साउट लिखा, तो वो अपने आप प्रिंट कर देता है। अगर मेन फंक्शन हमको लिखना है तो आईडी में सिर्फ हम MAIN लिखते हैं और एंटर मारते हैं, तो वो अपने आप लगा देता है सेटअप। तो वो थोड़ी सी हमारी आसान कर देता है चीजें हमारे लिए IDE। तो नोटपैड में क्या होता है, हमें पूरा सिंटेक्स लिखना पड़ता है, मतलब उसमें हम ऐसे कर नहीं सकते, हेल्प नहीं ले सकते IDE से। तो यार जैसे नोटपैड प्लस प्लस में भी होता है, वहां पे भी तो सजेशंस आते ही हैं, अगर आप हाँ, रेपिटेटिवली वहां चीजें पर काम आते में हैं ले रहे हो बट, तो। हाँ वो तो आते हैं, बट जैसे कि आईडी में मतलब हमारी काफी काफी कोड हमें बार बार नहीं लिखना पड़ता। जैसे कि इंटेलिजेंट आइडिया में जब हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं और गेटर सेटर्स बनाते हैं, तो इंटेलिजेंट आइडिया में सिर्फ हम वहीं पे एक ऑलरेडी ऑप्शन होता है, बस हमें उस पर क्लिक करना है, वो ऑटोमेटिक बना देता है कंस्ट्रक्टर और गेटर सेटर। तो उससे क्या होता है ना कि
हमारा कोड लिखना आसान हो जाता है, मतलब हम मेन कोड लिख सकते हैं, मतलब जो छोटी मोटी चीजें हैं वो तो हम आईडीई से ही कर सकते हैं। ठीक है, वो स्पीकिंग लाइक क्या ना कि स्किप करने वाली बात हो गई कि हाँ यार चलो लिखना नहीं है तो अब उसमें फीचर है तो अपन उसका यूज करें, ऑल दो वो होता है, मतलब मतलब मैं उसके लिए गलत चीज नहीं है, अच्छी चीज है अगर आपको वो चीज है, आईडी ही बेस्ड है। और जैसे प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि जैसे मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उसकी एक आईडी बनी हुई है, एक उनकी कुछ स्पेसिफिक एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, तो हमको वही यूज करनी पड़ती है। हम ये नहीं बोल सकते ना हमें नोटपैड यूज करना है या स्पेसिफिकली हम कोई आईडी यूज करेंगे, हम्म। ठीक है। तो हर किसी उसका प्रोजेक्ट, वो तो प्रोजेक्ट बेस होता है, उसको अपन चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया और मेरे सारे क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म हो चुके हैं।